वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी सत्या। छात्रों, आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने की विधियों के संदर्भ में। आगे हम लोग जानते हैं एचसीएफ ज्ञात करने की विभिन्न एचसीएफ अर्थात लेसर डिफरेंट मेथड टू फाइंड आउट एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने की विभिन्न विधियां क्या हैं, आइए जानते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की विभिन्न विधियों में हम लोग सबसे पहले जो विधि है उसके संदर्भ में बात करें, जिससे हमने पढ़ चुका है, वो क्या है? उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि। दूसरी अगर हम लोग विधि के संदर्भ में बात करें तो क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा है। तीसरी विधि के बारे में हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं? लगातार विभाजन विधि। क्या है? लगातार विभाजन विधि। लगातार विभाजन विधि या इसे हम भाग विधि के नाम से जानते हैं। लगातार विभाजन विधि या इसे भाग विधि के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या लेसर ज्ञात करने की जो विधि है उससे लेसर विधि। तो लेसर विधि ज्ञात करने के लिए एक विधि है भाग विधि, उस मेथड से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं सूत्र विधि, जिसमें अगर हमें लेसर ज्ञात करना है तो लेसर पता होना चाहिए। इस सूत्र विधि में लेसर ज्ञात करने के लिए लेसर पता होना चाहिए, या लेसर ज्ञात करना है तो लेसर अर्थात एचसीएफ पता करना होगा, पहले से जानकारी होना चाहिए। तो सूत्र विधि में एलसीएम या एचसीएफ इनमें से किसी एक को ज्ञात करने के लिए दूसरा हमें पता होना चाहिए। अगर इसे ज्ञात करना है तो ये पता होना चाहिए, इसे ज्ञात करना है तो ये पता होना चाहिए। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, वैसे हमने पढ़ चुका है उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि में जैसे अगर हम बात करें क्या कि 24 व 30 का लेसर अर्थात एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ लेसर क्या होगा? तो अगर हम उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि के संदर्भ में बात करें तो क्या होगा? तो इसके लिए 24 का हम अपवर्तक ज्ञात करेंगे। 24 का अपवर्तक क्या होगा? सबसे छोटा अपवर्तक, और प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6, 8, 12, फिर 24।
ऐसे हम 30 के पूर्तक के बारे में बात करें तो क्या होगा? 30 के पूर्तक क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 30। हमने कहा था प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा पूर्तक वह संख्या स्वयं होती है। प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा पूर्तक वह संख्या स्वयं होती है। अब देखिए इनके पूर्तकों में हम लोग बात करें क्या है, क्या उभयनिष्ठ पूर्तक मिल रहे हैं हमें? 1, फिर यहाँ क्या मिला? दूसरा 2, फिर क्या मिला अगला? तीसरा 3, चौथा उभयनिष्ठ पूर्तक क्या मिला? 6। इनके अलावा क्या और कोई उभयनिष्ठ पूर्तक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो हमने पढ़ा है क्या, अगर हम 24/30 का HCF ज्ञात करें, HCF, तो क्या देखते हैं? HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम उभयनिष्ठ अपवर्तक। महत्तम उभयनिष्ठ अपवर्तक। तो महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा। तो क्या इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? इन चारों में हमने देखा सबसे बड़ा पूर्तक कौन सा है? 6। इस प्रकार से हमने क्या देखा? 24/30 का HCF कितना होगा? 6 होगा। 24/30 का HCF क्या होगा? 6 होगा। अब दूसरी मेथड की हम लोग बात करें, अगर दूसरा मेथड हम लोग लगाएं, यहाँ देखिए कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बात करें तो इसके लिए क्या करना होगा? 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या देखा? 4 6 24, 8 3 24। तो इसका हम लोग देखें 8 3 24, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, फिर 3। 30 के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करें तो 30 का 5 6 30, 6 का 2 और 3, फिर 5 हो गया। तो इस प्रकार 24/30 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखे गए हैं। हमने देखा 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 2 × 3। 30 का 2 × 3 × 5। अब अगर हम बात करें यहां से इसकी HCF को, तो क्या कह सकते हैं? तो अब HCF निकालना है तो जो अभाज्य गुणनखंड संख्या दोनों में उपस्थित है उनका गुणनफल करेंगे। तो दोनों में क्या देखा हमने? 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है। तो यहां से एक संख्या 2 और यहां से एक संख्या 3, दोनों मिलकर के कितना हो गया? 6। दोनों मिलकर कितना हो गया? 6। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसको घात के रूप में बदल दें, किस रूप में बदल दें? घात के रूप में बदल दें। अगर हम घात के रूप में परिवर्तित करें तो हम क्या देख रहे हैं? तो यहाँ 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो 2 पर कितने की घात होगी? 3 की घात होगी। फिर 3 कितनी बार आया? 1 बार आया, 1 हो। अब देखिए हम लोग बात करें क्या, यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ 2 1 बार ही आया है, 3 1 बार ही आया है और 5 1 बार ही आया है। तो अगर घातांकी संख्या दी है, अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में लिखा है तो क्या होगा? तो ऐसी अभाज्य गुणन संख्याएं जो दोनों में उपस्थित हैं उनका न्यूनतम घात संख्याओं का लसाअ होता है। तो हमने देखा यहाँ 2 की कितनी घात है? 3। यहाँ 2 की कितनी घात है? 1। तो अगर हम बात करें तो 2 में कौन सी संख्या लसाअ है? तो 2 की 1 घात, क्योंकि भाई यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, 1 घात दोनों जगह है तो यहाँ 2 लेंगे। 3 दोनों जगह हमने देखा 1 घात है तो 3 ले लिया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ? 24/30 का
जो मैसे आया वो कितना आया, 6 आया। अब देखिए अगला, अगर हम लोग विधि के संदर्भ में बात करें, कौन सी विधि, लगातार विभाजन विधि। लगातार विभाजन विधि के बारे में बात करें तो क्या होगा, इस विधि में क्या करना है, इस विधि में हमें चेक करना होता है जो दी गई संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ दो ही संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा 24 है। तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 30 हो गई। 24 यदि छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या 30 हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। कब तक भाग देंगे, जब तक शेष फल 0 ना आए। कब तक भाग देंगे, जब तक शेष फल 0 ना आए। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो शेषफल क्या होगा, अगली बार भाजक बनता हुआ जाएगा। शेषफल अगली बार क्या होगा, भाजक बनता हुआ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग 24 से अगर 30 में भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, तो हमने देखा एक बार जाएगा। 24 कम 24 घटा दीजिए, 24 को घटाया 30 में से कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ कि अभी शेषफल क्या है, 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 होता तो ये जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या का या दोनों का मैसा होता। 24 और 30 का तब मैसा होता यदि शेषफल यहाँ 0 आया होता। मैसा हमेशा, मैसा ये ध्यान रखना है, मैसा हमेशा क्या होगा, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या। क्या, मैसा दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगा या तो उससे छोटी कोई संख्या होगा। तो दी गई संख्याओं का मैसा या एचसीएफ उनमें से सबसे छोटी संख्या या उससे भी कोई छोटी संख्या होगा। अब देखिए ये क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, इस शेषफल को भाजक बनाएंगे और पिछले वाले जो भाजक है उसमें हम भाग देंगे। पिछला वाला जो भाजक है उसमें हम भाग देंगे। कितना था भाजक, छोटी संख्या 24 बना था, इस भाजक में हम भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 6 चौक 24 हो गया, घटाया तो शेषफल क्या हुआ, 0 हुआ। शेषफल क्या हो गया, 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा यहाँ भाजक बना है यही भाजक क्या है, ये भाजक ही दी गई संख्याओं का मैसा या एचसीएफ है। अर्थात ये जो 6 है यही 6 24 व 30 का मैसा है। अब देखिए अगली हम विधि समझे, यहाँ लैसा विधि। लैसा विधि के बारे में हम लोग बात करें तो हम क्या कह सकते हैं। लैसा विधि के संदर्भ में हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं क्या कि हमने पढ़ा है क्या लैसा, आगे हम पढ़ेंगे भी, आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा है तो देखिए क्या होगा। जो लैसा विधि है वो क्या होता है, तो लैसा निकालने की हम लोग जानते हैं विधि है भाग विधि, जिसमें हम संख्याओं को विभाजित करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक भागफल 1 ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम अगर मैसा निकालना है इस लैसा विधि से तो हम क्या करते हैं कि पहले हम दी गई संख्याओं को ऐसी संख्या से काटते हैं कि जो सबको काटे, जो सभी संख्याओं को काटे उन संख्याओं से उसको विभाजित करते हैं। देखिए अब 24 और 30 दोनों के दोनों हम क्या जानते हैं, सम संख्या है। दोनों के दोनों कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो क्या होंगी, 2 से तो विभाजित होंगी ही, तो चेक करिए 2 से विभाजित है ही, तो 2 से काट दीजिए, क्या होगा 24 का आधा 12। 2 से भाग देने का मतलब क्या करना है, आधा करना है।
30 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? तो हमने देखा 15 होगा। अब चेक करिए, क्या दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से घट रही हैं? क्या दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं? तो हमने देखा ये 2 से तो कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तब फिर क्या होगा? तो कोई अगली संख्या हम देखेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। क्या है? तो हमने देखा 3 से ये भी संख्या कटेगा और ये भी संख्या कटेगा। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं क्या कि 4 से कटेगा और 5 से कटेगा, अर्थात दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट नहीं रही हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमें जो भाजक मिले हैं 2 और 3, ये भाजक का गुणनफल ही हमारा क्या होगा? मैसय होगा। फिर हमने देखा इस प्रकार 24/30 का जो मैसय है वो कितना होगा? 2 × 3 अर्थात कितना? 6। क्या हो गया? मैसय हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। अब सूत्र विधि की बात करें तो मैंने कहा अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ ज्ञात होना चाहिए, या एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम ज्ञात होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाते हैं? ज्ञात कर पाते हैं। सूत्र विधि समानतः 2 संख्याओं पर ही लागू होता है। सूत्र विधि क्या होगा? 2 संख्याओं पर लागू होता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।